हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे बच्चे, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th इंट्रेंस 2021 का पीवाईक्यू और ये है एसएसटी का। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ए टू जेड पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल कर देता हूँ टेलीग्राम पे, और वही फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको इसके एक भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे। आपको करना क्या है, आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। उसका बाद आप वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्या था भाई, 2021 का है ना, 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन था आपका, भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस ऑन, भोपाल गैस मतलब कब हुई थी। सिंपल सा आपको डेट पूछा गया है कि ये कब हुआ था। तो आपको देखो यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट ईयर है ना, डेट के साथ डेट भी पूछा है और ईयर भी पूछा था। आपको याद रखना है, ये जो हुआ था मेरे भाई, ये 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा गैस, देखो ये आपका फिलहाल करेक्ट आंसर तो आपका बी है, लेकिन आपसे ये चीज पूछ सकता है ना भैया कि बताएंगे कि ये जो है मतलब कौन सा गैस यहाँ पे लीक हुआ था जिसमें कि थाउजेंड ऑफ पीपल का डेथ हो गया था। आपको पता होगा थोड़ा बहुत। तो इसमें से आपसे पूछा था कौन सा गैस लीक हुआ था। गैस का नाम अगर पूछे कि बताएंगे कौन सा गैस यहाँ पे लीक हुआ था इतना खतरनाक ट्रेजेडी की वजह से, आप क्या बोलेंगे, MIC। MIC का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलो मैं आपको लिख देता हूँ, मिथाइल, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिथाइल। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लें, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल स्मॉल से लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, आइसोसाइनाइड, साइनेट। तो ये ध्यान रखना आपको। ये जो था मेरे भाई, मतलब होता है ना इंडस्ट्री का जो वर्ल्ड अब बहुत ही खतरनाक ये आपका ट्रेजेडी था, और ये इसके जिसमें कि लगभग थाउजेंड्स से ज्यादा लोग इसमें अफेक्ट हो गए थे। तो ये आपको अपन दो तीन चीज पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू द क्राइम। देखो 2021 की बात करें, 2022 का पेपर देखो, अभी मैंने इससे पहले जो करवाया है वहां पे देखना। आपसे पूछा गया था FIR का फुल फॉर्म बताओ, तब उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा है ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताओ कौन सा होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ PY को जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो वो आपको हो जाएगा FIR, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें इसका जो क्या होता है भाई, आपसे क्या पूछा था पिछले फर्स्ट को, इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले ईयर में पूछा था, इसका फुल फॉर्म बताओ। तो क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसका रिपोर्ट होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक। अगर आप देखेंगे कि पूछा जाएगा बताओ भाई ये चार्ज शीट क्या होता है। ये जो चार्ज शीट होता है, इसमें आप लिख सकते हैं ये प्रिपेयर किया जाता है, ये बनाया कब बनाया जाता है, ध्यान रखना है इसको। इसमें आप बस मैं आपको जो लिख रहा हूँ वो ध्यान रखना, प्रीपेयर्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। देखो पहले तो आप FIR करेंगे, उसके बाद उसके उसके आपके FIR के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, इसको लिख देता हूँ ना तो आप बच्चे भूल जाते हैं। फर्स्ट प्रीपेयर्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन है ना, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रिपेयर किया था उसको कहते हैं। अब देखो पनिशमेंट क्या होता है जानते हो भाई, जो ट्रायल के बाद जो एकदम पनिशमेंट मिलता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन समझ रहे हो, जो कि FIR से है ना, आफ्टर FIR के जस्ट बाद है ना। देखो इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, FIR के जस्ट, मैं आपको एक इसमें डायग्राम ही तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा अच्छे से। थोड़ा सा रुक जाओ मेरे दोस्त, इसको डब कर देते हैं। सबसे पहले आप FIR करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा मेरे दोस्त, FIR के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर पनिशमेंट वगैरह उसको मिलता है। देन आपका क्या होता है, कुछ फिर क्या होते हैं, फिर आपका चार्जशीट बनता है। तो ये आपका एक होता है ना, एक आपको अरेंज करने के लिए, क्या पता कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये सेम टू सेम। देखो इस ईयर में मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्जन है। सेकेंड क्वेश्चन में आपका रिपीटेड, अगर 2016 से PYQ कर रहे हो आप देखना, ये थर्ड क्वेश्चन में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि PYQ करना बहुत जरूरी है। देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो पार्लियामेंट में बताओ कौन कौन से इसमें कौन कौन लोग होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा है ना, राज्यसभा, 3 इसमें पार्ट होता है इसका। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है। इसके अंदर कौन कौन होते हैं मेरे भाई, प्रेसिडेंट हो गए, फर्स्ट आपका ये, सेकंड लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों इसके अंदर होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे एक चीज पूछ लिया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कि बताओ इसमें से लोअर हाउस किसको कहते हैं, लोअर हाउस जो आपका जो लोकसभा, ध्यान रखना,
एल है ना, एल फॉर लोकसभा, एल से याद कर लीजिए लोअर हाउस, इसी को कहा जाता है लोअर हाउस। आपसे पूछता है डायरेक्ट, बताओ इसमें से लोअर हाउस कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें से फिर अपर हाउस कौन है, तो अपर हाउस किसको कहा जाता है, राज्यसभा जो है वो आपका अपर हाउस है। एल से याद कर लेना, एल से लोअर हाउस, एस एल से लोकसभा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, संविधान का अंतिम व्याख्याकरण कौन है, सबसे लास्ट में कौन इसको कहा, चलो भाई अब ये हो गया, तो क्या कौन होता है भाई, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वही एक सौ गार्जियन बोला जाता है ना, गार्जियन। फाइनली उसने कहा ठीक है अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आया है अब यही बनेगा, तो मतलब होता है ना फाइनली जिसने डिसाइड कर दिया चलो भाई अब इसको तुम अप्लाई कर सकते हो, वो आपका सुप्रीम कोर्ट ही कहता है, इसको अलाउ जो करते हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट होते हैं। आप बोलोगे सर हाई कोर्ट क्यों नहीं होता, भाई ये देखो ये भी थोड़ा बहुत होता है, मतलब कि लिमिटेशन होता है इसका, कोई फाइनल नहीं होता, ये बस हाँ थोड़ा सा आपको सजेशन दे सकता है, कुछ अगर सुधार वगैरह करना कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका कह सकते हैं। और जो पार्लियामेंट है इसका तो मेन काम होता है ना, अब ये बोलते सर पार्लियामेंट है सर, अरे मेरे बच्चे पार्लियामेंट का जो मेन काम होता है ना, अगर मैं आपको इसका एक काम लिख दूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम करते हैं कोई भी कानून वगैरह जो बनता है ना, मैक लॉ, जो लॉ वगैरह जो भी कानून बनते हैं उसका काम होता है पार्लियामेंट है, वो काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए, आप मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा में से 4 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर मतलब 2016 से अगर आप कर रहे हो तो आपको देखना ये 5 क्वेश्चन आपको 2016 से देखने को यहाँ पे मिल गया है। तो अगर देखो भाई डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, तो सिंपल सा है, क्या है, क्या रूलिंग बाय किंग, ना भैया ये तो नहीं होगा, रूल ऑफ पीपल है ना, क्या होगा, रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, याद रख लीजिए ये क्वेश्चन मैं आपसे इससे पहले भी मैं आपको करवाया था। रूल ऑफ स्पीकर, ना भाई रूल ऑफ स्पीकर नहीं होगा, रूल ऑफ मिनिस्टर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर देखो रूल ऑफ किंग है तो ये फिर भाई ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, फिर तो मोनार्की आ गया, ये है ना, अगर राजा महाराजा का अगर राज चले तो ये तो आपका मोनार्की में आता है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ये सारी बातें आपको। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में, आप क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखते हैं तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। तो फिर ये आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ से पूछा गया है। राइट और टू इक्वलिटी, बिल्कुल भाई ये आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है, तो ये तो आपका है, आपसे नोट पूछा गया है। तो राइट ऑफ एजुकेशन राइट बिल्कुल ये भी है, राइट ऑफ कंसेंट बिल्कुल ये सर, लेकिन राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था, मैंने आपको बताया था ये पहले हुआ करता था, लेकिन कब है 1978 में इसको हटा दिया गया, कब हटा दिया गया 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से मतलब हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना आपको 1978 में इसको हटा दिया गया। तो ये चीज आपके लिए, ये देखो ये भी फंडामेंटल राइट है और सारा का सारा फंडामेंटल राइट आप याद कर लेना। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट नोट वाला आपसे क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अगर आप देखते हैं पूछा क्या क्या पूछा गया है, ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, व्हाट इज दिस रीजन, बताओ बहुत ज्यादा डेंसली है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि मेरे भाई टोपोग्राफी फेवरेबल नहीं, रिलीजियन सिग्निफिकेंस नहीं, एक्सीलेंस, क्लाइमेट कंडीशन ना, इंडस्ट्रियल बिल्ड प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल इसी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो क्या है मेरे भाई बहुत ही ज्यादा डेंसिटी मतलब जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो, जहाँ पे कम एरिया में ज्यादा लोग होते हैं तो उसको लिए हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं। देखो इतना जगह एरिया हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रहने की होता ना कितने लोग इसमें रह सकते हैं, 100 लोग रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, 200 लोग रह रहे हैं, ये आपका पॉपुलर डेंसिटी एरिया कहलाता है। अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे रोजगार ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा भैया जल्दी से बोलेंगे, ब्राजील जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना बताएं तो चाइना है भाई वो राइस के लिए होता है। ठीक है, स्मॉल इंडिया ये सब छोड़ दो, इसकी जरूरत है नहीं, फिलहाल आपसे पूछा है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इससे अगर देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें से कौन सा फेवर नहीं करता है नेचर को कंजर्व करने के लिए।
ठीक है? नोट ध्यान रखना, नोट आप लोग क्या होता है बच्चे लोग नोट को छोड़ देते हैं, तो नोट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहला है डिस्पोज पॉलीपैक आफ्टर शॉपिंग, खरीदने के बाद प्लास्टिक फेंकना, क्या ये कंज़र्व करता है? ना भैया, इसको फिर यूँ ही तो आपको नहीं फेंक देना चाहिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लोज़ द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, बिल्कुल भाई फौरन करेक्ट, ये भी कहना है आपको कंज़र्व कर रहा है नेचर को। जैसे स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट यूज्ड, ये भी कहने कंज़र्व कर रहा है, ये भी कर रहा है, बाकी ये आपका कंज़र्व नहीं कर रहा है, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है विच इज़ द पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको साइंस में डायरेक्ट पूछा जाता है और आपकी इसमें पूछा गया है क्या है इको फ्रेंडली है, कभी भी आप ध्यान रखना, आपके पास दिमाग में आना चाहिए एलपीजी आना चाहिए और आपका आना चाहिए सीएनजी। कौन-कौन सा आना चाहिए? एलपीजी एंड सीएनजी। लेकिन अगर दोनों गिवन है तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर जा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, आपका ऑटोमोबाइल पूछा तो ऑटोमोबाइल में क्या यूज़ होता है? सीएनजी ही यूज़ होता है। सो आपका करेक्ट आंसर इसमें चला जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक? तो इतना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ना जाने कितने बार यूज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और देखो इसको ऑटो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीन हाउस एमिशन वगैरह को रिड्यूस करता है, पॉल्यूशन को कहीं न कहीं ये कम करता है। लेकिन अगर एलपीजी पूछा जाए तो भाई ये होता है पेट्रोल से बेस्ड होता है एलपीजी, ठीक? पेट्रोलियम जो क्या हो गया भाई, इसके अंदर फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गया, ये पोल्यूटेंट करते हैं, बाकी डीज़ल आप जानते हो ये भी पोल्यूटिंग फ्यूल है। आपसे लेकिन इको फ्रेंडली पूछा गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है खाली जगह इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, किसको कहा था? स्टील को कहा जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, गोल्ड अगर बोलोगे तो भाई ये प्रीशियस होता है, ये कोई बैकबोन वगैरह नहीं होता है। और अगर एल्युमिनियम आप पूछते हैं तो ये तो एल्युमिनियम किसमें लाइट में यूज होता है ना, मॉडर्न इंडस्ट्री वाले में यूज नहीं होता, आयरन तो छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त पूछा गया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर गुड एग्जांपल है। जो बैंकिंग एंड आपको मैंने बताया था प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, उसी में पूछा गया बताएंगे जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो आता है वो कौन से एक्टिविटी में आता है। ये दोनों जो एक्टिविटी है ये प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी या टर्सरी है, तो आपसे इसमें पूछा गया है बताएंगे। बिल्कुल भाई आप सही हैं, बिल्कुल ये टर्सरी एक्टिविटी में आएगा। आप मुझे पूछ सकते हो कि सर कि टर्सरी एक्टिविटी में क्यों आएगा? ठीक है भाई, ये जो देखो यार, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपको कोई सर्विस देता है, कोई गुड्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, ये आपको सर्विस दे रहे हैं, इसी वजह से टर्सरी आपके इसमें आते हैं तो प्राइमरी का देख लेते हैं। जैसे देखो प्राइमरी को क्या कहते हैं, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आपका आता है दो मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, लिख लो इसमें आप, जहाँ पे सिंपल सा वर्ड कर दो आप कि जहाँ पे गुड का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे खाना पीना आपका गुड प्रोडक्शन हो गया, जैसे आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आप फार्मिंग लिख सकते हैं, इसके अंदर आप फिशिंग लिख सकते हैं, माइनिंग लिख सकते हैं, ये सारा आपका प्राइमरी एक्टिविटी आता है। और सेकेंडरी में अगर देखोगे मेरे दोस्त, कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो वो आपका क्या आता है सेकेंडरी में। अब प्राइमरी सेकेंडरी ये तो साथ में कुछ होता ही नहीं है, तो बाकी आपका टर्सरी है जो कि आपको सर्विस सेक्टर, सिंपल से याद कर लीजिए टर्सरी। अगर इसको वन वर्ड में मैं आपको याद करवा दूं तो आप इसमें क्या लिखना, कोई भी सर्विस सेक्टर हो गया, कोई भी सर्विस का सेक्टर हो गया, वो आपका किसके अंदर आता है? टर्सरी एक्टिविटी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है द आर्किटेक्ट हु डिजाइन्ड न्यू दिल्ली। में दोस्त ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन आर्किटेक्चर किसका? न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है बताएं कौन है भाई? जो है एडवर्ड है ना, एडवर्ड विलियम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। और जो न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है वो कौन है? ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर, कैसे थे? ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड डेलोजी बताएंगे इन्होंने क्या इम्पोज्ड किया था, लॉर्ड डेलोजी क्या इम्पोज्ड किए थे। बेहतरीन से क्वेश्चन, कई बार मैंने बता रखा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से लेकर आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेकर आए थे। जहाँ पे क्या था कि ये जो है इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में सिंपली क्या था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उस समय, जिसको अभी स्टेट बोलते हैं, उस समय उसको प्रिंसली स्टेट कहते, उसको वो हथियार छीन लेते थे। ठीक है, अगर किसी को होता ना, इसमें सिंपली क्या था कि अगर किसी का मेल हेयर नहीं हो ना, मेल हेयर अगर ना हो, इसमें लिख लो, मैं आपको लिख देता हूँ कि ये मतलब क्यों हो रहा भैया, ये एनेक्स कर लेते थे, मतलब कि क्या कर लेते, हथियार लेते थे। अगर 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 क्या हो, नो मेल हेयर हो किसी भी डायनेस्टी में, किसी भी प्रिंसली रूलर में, तो वो उसको हाथ लिया करते थे। जैसे इसका एग्जांपल आपको याद होगा कि मैंने आपको 3 एग्जांपल मैंने करवा रहा हूँ थ्योरी में भी। एक आपका है क्या है भाई, सतारा है, सतारा हो गया।
एक आपका 2 सा याद करना, झांसी हो गया ना, झांसी की रानी, आपने सीरियल भी देखा होगा, एक वेब सीरीज बनी हुई है। उसके बाद आप देखोगे नागपुर हो, ये 3 इसके एग्जाम्पल है, ठीक। तो इसका मेजर काउज आपको देखने को मिला था 1857 में। ये सारी चीज़ हमने कहीं न कहीं डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो वही पूछा गया है, ये लेकर कौन आया था भाई? ये लॉर्ड डलहौज़ी लेकर आया था। और इसको तो आपको फिलहाल जानेंगे। सब्सिडी अलायंस अगर बताएँगे, ये भी आपसे पूछा जाता है कि सब्सिडी अलायंस लेकर कौन आया था? ये जो लाया था भाई लॉर्ड, है ना? लॉर्ड वेल्लेस्ली, है ना? वेस्टलाइ। वेल्स ये लेके आए थे। और परमानेंट सेटलमेंट पूछा जाता है, बताओ ये कौन, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, इसको कौन ले, कॉर्नवालिस, इसको कौन लेके आया था? ये नाम आपको है भैया, ये नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये नाम आपके एग्जाम में आता है। कॉर्नवालिस लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट को हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, टीपू सुल्तान का डेथ कौन से वार में हुआ था? आपको पता है कि 3 वार हुए थे, है ना? मराठा, जिसको एंग्लो मराठा वार कहते हैं। तो इनका जो डेथ हो गया था मेरे भाई, फर्स्ट वार में नहीं, सेकंड में नहीं, इसका जो थर्ड वार में इनका डेथ होगा। स्वतंत्र से जाने वाला ऑप्शन नंबर डी इसको हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जो टीपू सुल्तान है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। इन्हीं को आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, टाइगर ऑफ मैसूर बताओ किसको? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और आपका जो इनका जो डेथ हुआ था मेरे दोस्त, ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हुआ था, जो कि कब से कब तक चला था? 1990 से लेके 1790 से लेकर 1792 तक चला था। और ये किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे? किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये लड़ रहे थे, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये लड़ रहे थे, ध्यान रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 अगर पूछा जाए, इसमें द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, फ्लावर के फेस्टिवल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? गुलफरोशन, है ना? गुलफरोशन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल हुआ करता था कुछ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें पूछा जाता है वुड डिस्पैच। ये सारी चीजें मैंने आपको कहा भाई, डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? वुड डिस्पैच को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1835 में किया गया था। लेकिन आपके एक बुक में जो गिवन है, इसको देखो, सबसे पहले आपका डेट है, डेट तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1835 में किया गया था। पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया था? इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? इसमें चार्ल्स वुड है, इसका देखो नाम ही है क्या? चार्ल्स वुड। तो इन्हीं के लिए किया गया था ना, इन्हीं के द्वारा ये किया गया था, ध्यान रखना, इसके नाम में वुड आता है। और ये जो था, इसके लिए फाइनली इस पे मतलब कि फोकस किस पे किया गया था? जो भी जो ब्रिटिश एजुकेशन था उस पे इसमें फोकस किया, जिसको हम क्या कहते हैं? है ना, मांगना कार्टा ऑफ एजुकेशन लिख सकते हो यहाँ पे। ये इसी को हम किस नाम कंसिडर करते हैं? मैग्ना कार्टा लिख देता हूँ, टाइम है अभी 17 मिनट हुए हैं, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। मांगना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मांगना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया, सिस्टम ऑफ इंडिया, ध्यान रखना ये सारी चीजें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन, बताएंगे इन्होंने अपना स्कूल वगैरह कहाँ पे स्टार्ट किया था? भोपाल एंड अलीगढ़ में इन्होंने स्टार्ट किया था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज आपसे पूछा यहाँ पे क्या जाता है कि इनको हम क्या कह देते हैं? इनको हम सोशल रिफॉर्मर के नाम से आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनको हम किस किस वे में जानते हैं, इनका ये क्या करती थी? इस सोशल रिफॉर्मर और फॉर वोमेन एजुकेशन, है ना, सोशल रिफॉर्मर थे किसके लिए? वोमेन, देखो यहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स है ना, वोमेन रिफॉर्मर के लिए ये सोशल रिफॉर्मर थे, ध्यान रखना ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है केसारी एंड मराठा न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, जो केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? बहुत ही बेहतरीन सा नाम है भैया, ये नाम कभी मत भूलना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने एक बात क्या कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ एंड आई, से डायरेक्ट पूछा जाता है, इन्होंने क्या कहा था मेरे भाई? स्वराज इज माई बर्थ, है ना, बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, याद रख लीजिए भैया ये लाइन आपका, बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट, है ना, ध्यान रखना, एंड आई शॉल लिख लीजिए, आई शॉल हैव इट, ये 2 चीज इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपका जो लाला लाजपत राय थे, ये कौन थे भाई? ये फ्रीडम फाइटर में, इसको नाम आप देखो, महात्मा गांधी, तो भाई क्या ही बताऊं।
हाँ, तो मैडम ये सारी चीज़ कहने की, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। यदि इन्होंने कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं इंट्रोड्यूस किया, इसलिए उसका नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। महात्मा गांधी गave the slogan do or die। तो महात्मा गांधी साहब थे, जो उन्होंने दिया था डू और डाई का स्लोगन। पूछा गया है कि कब इन्होंने ये चीज़ का दिया था? तो भाई सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था, उसी समय इन्होंने ये बात कहा था। सो डू एंड डाई, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद देखो भाई, जो अब खिलाफत मूवमेंट है, इसमें अगर हम देखते हैं, तो खिलाफत मूवमेंट भैया ये कब हुआ था? डेट अब बस आपको याद कर लीजिए, ये 1920 में हुआ था, ठीक है? चौरी चौरा इंसिडेंट आपसे पूछा था, ये 1922 में हुआ था। और आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हुआ था 1942 में हुआ था। और अगर आप देखेंगे कि सिविल डिसोबीडिएंट, ये हुआ था आपका 1930 में। आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। खिलाफत मूवमेंट, इसमें देखो यार, पीसफुली एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, बिल्कुल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको मज़ा आया तो आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे टाइम पे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना।